नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज है सीएम आवास पर। शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो आज यूपी कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक आयोजित की जाएगी। तो विभिन्न प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही चूंकि G20 सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट को लेकर भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो करीब शाम 4:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। हालांकि ये बैठक हर मंगलवार को कैबिनेट की रखी जाती है, लेकिन व्यस्तता की वजह से शनिवार यानी कि आज के दिन इस बैठक को रखा गया है। तो शाम 4:30 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीएम आवास पर ये बैठक आयोजित होगी। तो माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। यूपी कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4:30 बजे आयोजित की जा रही है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। नीलेश, आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है? इसके साथ ही साथ किन किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? मंत्री आवास पर यह बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अगर आज हम कैबिनेट बैठक की बात करें तो कई अहम प्रस्ताव इस बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन पर चर्चा की जाएगी। तमाम ऐसे प्रस्ताव होंगे जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ की मोहर लगेगी। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आज होने वाली बैठक की, तो आज बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उनमें से अगर हम बात करें तो चाहे वो सूक्ष्म लघु उद्योग को लेकर हो, या फिर गन्ना समर्थन के मूल्य को निर्धारित करने की बात हो, या फिर अगर हम बात कर ले तो ठीक है नीलेश, आपसे जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज है और इसी बैठक के ठीक बाद दूसरी बैठक का भी आयोजन किया जाएगा सीएम आवास पर। शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और हमारे साथ लगातार नीलेश जुड़े हुए हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? कैबिनेट बैठक में किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी? इसके साथ ही साथ देखिए मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी है, उस दौरान क्या चर्चाएं हो सकती है? देखिए, सबसे पहले अगर हम कैबिनेट बैठक की बात करें, कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। खासतौर पर अगर गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर हम बात करें, या फिर सीरा को लेकर प्रस्ताव की बात करें, या उत्तर प्रदेश में जो छोटे निवेशक हैं उनको उत्तर प्रदेश में जमीन कैसे उपलब्ध करानी है, उन तमाम प्रस्तावों को आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगाई जाएगी। उसके अलावा अगर हम माध्यमिक शिक्षा को लेकर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में छात्रों से बातचीत की और साफ तौर पर उनसे कहा है कि एक अपना एम बनाकर चलिए, दर्शक कुछ भी कहते रहें। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम मेधावियों के साथ बातचीत की है, चर्चा की है। तमाम मेधावियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित भी किया था। जब आज कैबिनेट बैठक होगी तो उस बैठक में माध्यमिक शिक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनकी व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर भी प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट बैठक में पास हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीरा को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकता है। उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर प्रस्ताव आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। उसके अलावा जो बैठक जब शुरू होगी तो बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव और होगा कि जमीन का जो पंजीकरण होता है, स्टाम्प शुल्क होता है, उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे निर्धारित किया जाए। उन तमाम चीजों को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे, जिसमें तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। क्योंकि अगर आज की हम कैबिनेट बैठक की बात करें, अमूमन उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को होती है, लेकिन
लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम कैबिनेट मंत्रियों के दूसरे प्रदेशों के दौरों के चलते, चाहे वो रोड शो हो या फिर मीटिंग्स हो, उनको लेकर जो है मंगलवार की बैठक की जगह शनिवार को बैठक की जा रही है, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होनी है, उसके अलावा G20 समिट होनी है, उसको लेकर भी आज जो है मंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बातचीत की जाएगी। इससे पहले अगर हम देखें तो मंत्री जो उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी। उसमें तमाम जो है उनकी तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, उन सुझावों को, उनकी शिकायतों को, उनकी समस्याओं को आज की इस बैठक में रखा जाएगा, जिसमें तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। और उस बैठक में चर्चा और परिचर्चा की जाएगी कि कैसे हम उत्तर प्रदेश से आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करें, कैसे हम उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करें, कैसे हम केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाएं। उन तमाम चीज़ों को लेकर कैबिनेट बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक और मंत्रियों के साथ होगी। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो आज शाम काफ़ी व्यस्त रहने वाली है। पहले कैबिनेट बैठक होगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक होगी और तमाम जो उत्तर प्रदेश से आने वाली समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनका निराकरण त्वरित कैसे कराया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही धरातल पर कैसे लागू की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए तमाम विदेशी कंपनियां तैयार हुई हैं, तमाम उत्तर प्रदेश और देश के जो निवेशक हैं वो तैयार हुए हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर बनाई जाए ताकि उत्तर प्रदेश में निवेश करने वालों की संख्या और बढ़ सके। और तादाद जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे स्थापित होंगे, जिसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। अभी देखा जाता है कि अमूमन उत्तर प्रदेश की जो जनता है, बेरोजगार है, वो उत्तर प्रदेश के बाहर, चाहे वो दिल्ली हो, बेंगलोर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मुंबई हो, इन शहरों की ओर रुख करती है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी, तमाम कंपनियां जब यहाँ निवेश करेंगी, उसके बाद तमाम फैक्ट्रियों को ईजाद किया जाएगा, उनका निर्माण होगा, तो तमाम चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश में ही रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं जो बाहर की ओर पलायन करते हैं, उनको उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की आर्थिक जो व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ होगी। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चलेगा। देखना होगा कि कैबिनेट बैठक में किन प्रस्तावों पर मोहर लगती है। उसके बाद जो मंत्रियों के साथ बैठक है उनमें किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो G20 समिट को लेकर चर्चा परिचर्चा हो सकती है, इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा परिचर्चा हो सकती है कि कैसे जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, कैसे जो बाहर से आने वाले निवेशक हैं उनको निवेश कराएंगे। उन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर आज काफ़ी व्यस्त दिन रहने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। यूपी कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि लगातार कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जिन पर आज चर्चाएं होंगी। चूंकि उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे आयोजन हैं जो होने जा रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये आयोजन जिसको लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जाए, क्या कुछ अभी काम बाकी है, इस पर कहीं ना कहीं बात की जाएगी। और इस बीच खबर देवरिया से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा आज है। दोपहर 12 बजे पुलिस लाइन में उतरेंगे केशव का हेलीकॉप्टर। तो आपको बता दें, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के घर जाएंगे डिप्टी सीएम, विकास परियोजना की समीक्षा भी करेंगे उप मुख्यमंत्री। तो दोपहर 12 बजे के करीब पुलिस लाइन में उतरेगा डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के घर जाएंगे डिप्टी सीएम, विकास परियोजना की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे, अधिकारियों से संवाद करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो देवरिया के दौरे पर आज उप मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और इस दौरान 12 बजे के करीब पुलिस लाइन में उतरेगा उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। तमाम कार्यकर्ता जो वहां पर है वो भी मौजूद होंगे, इसके साथ ही पदाधिकारी मौजूद होंगे। तो देवरिया में किस तरीके का विकास कार्य चल रहा है, कहां तक काम पहुंचा है, जो फाइलों में काम दिख रहा है क्या जमीन पर वही काम नजर आ रहा है, इसकी भी समीक्षा करते हुए और दौरा करते हुए नजर आएंगे
तो तमाम विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं, अवलोकन भी कर सकते हैं कि किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। अब खबर अलीगढ़ से, जहां पर एएमयू में अल्लाहू अकबर नारा लगाने का मामला, आरोपी छात्र के खिलाफ कई धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा। योगेश वैष्णव की तहरीर पर दर्ज किया गया मुकदमा। एनसीसी कैडेट्स का आरोपी छात्र मोबाइल बंद कर चल रहा है फरार, तो एएमयू आरोपी छात्र को कर चुका है निलंबित। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने मुकदमे की दी है जानकारी। सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू कैंपस का ये पूरा मामला है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जहां पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। तो वहीं एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने गुनावत ने मुकदमा की जानकारी ली। सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू कैंपस का ये पूरा मामला है। तो धार्मिक नारा लगाने का ये पूरा मामला सामने आया, चूंकि गणतंत्र दिवस का मौका था और इस मौके पर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। आरोपी छात्र के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। योगेश वैष्णव की तहरीर पर दर्ज हुआ है मुकदमा। एनसीसी कैडेट्स का आरोपी छात्र मोबाइल बंद करके चल रहा है फरार, तो एएमयू आरोपी छात्र को कर चुका है निलंबित। तो आरोपी छात्र के खिलाफ कई धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा। योगेश वैष्णव की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एनसीसी कैडेट्स का आरोपी छात्र अभी मोबाइल बंद कर फरार चल रहा है। और अधिक जानकारी के साथ सुनीता हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। सुनीता, क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? सुनीता, आपको बता दूं कि आप जी आपको बता दूं कि एएमयू में उस जो आरोपी छात्र था उसको निलंबित कर दिया है प्रशासन और एएमयू के द्वारा, और पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई कर दी है। पर वो जो आरोपी था अभी अपना मोबाइल बंद करके एएमयू से फरार है, और यहाँ पर प्रशासन से भी बातचीत की गई है, तो उसको पुलिस प्रशासन द्वारा ढूंढा जा रहा है और एएमयू द्वारा भी पता लगाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनीता इस जानकारी को देने के लिए। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र स्थित अखिल भारतीय धर्म संघ के शिविर में युवा चेतना की ओर से भारतीय संस्कृति के संवर्धन में युवा वर्ग की भूमिका विषय का व्याख्यान हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी सर्वेशानंद सरस्वती, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि प्रेम शुक्ला ने कहा कि हमारी संस्कृति के आधार प्रभु राम है और उनके दिखाए गए रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि भारत प्रभु राम का देश है, यहाँ गलत संस्कृति पनप नहीं सकती है। साथ ही आगे कहा कि युवा वर्ग को परिवारवादियों से लड़कर भारत के वैभव को बढ़ाना है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। उत्तर प्रदेश
पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आधार को ऑनलाइन करें लॉक। आपके आधार का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए आप इसे ऑनलाइन लॉक कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलाया अपार्टमेंट गिरने का मामला, आरोपी मोहम्मद तारिक की कोर्ट में हुई पेशी। आरोपी को 8 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। सीजेएम कोर्ट ने आरोपी तारिक को जेल भेजा। तो आपको बता दें, जिस तरह अलाया अपार्टमेंट ध्वस्त हुआ था, गिर गया था और भरभरा कर ये बिल्डिंग जिस तरह गिरी थी, उसके बाद लगातार कार्रवाई पर प्रशासन लगा हुआ है। अलाया अपार्टमेंट गिरने का ये पूरा मामला था और इस दौरान आरोपी मोहम्मद तारिक की कोर्ट में पेशी हुई और इस दौरान कोर्ट के द्वारा 8 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो सीजेएम कोर्ट ने आरोपी तारिक को जेल भेजा। तो अलाया अपार्टमेंट गिरने का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि मोहम्मद तारिक का, जिसके नाम ये जमीन है और इस जमीन पर जो फ्लैट बने थे। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नीलेश, लगातार अलाया अपार्टमेंट की घटना के बाद अब कार्रवाई का दौर देखने को मिल रहा है, जहां मोहम्मद तारिक की जो न्यायिक हिरासत है वो 8 फरवरी तक कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अलाया अपार्टमेंट एकाएक रात के पत्तों की तरह धराशायी हो गया था, जिसमें 14 लोग मलबे में फंसे थे और 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था, जिसमें से 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। हालांकि मलबा हटाने के दौरान एक और डेड बॉडी बरामद हुई थी, सबाना नाम की महिला की, जो टीचर थी उन्नाव में। जिसके बाद अगर हम बात करें तो अब कार्रवाइयों का दौर देखने को मिल रहा। सपा नेता साहिब मंजूर का रिश्तेदार जो है तारिक, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद कल ही जो है कोर्ट में उसको पेश किया गया था। पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। अब लखनऊ पुलिस रिमांड की अर्जी डालेगी और रिमांड पर इन लोगों को लेकर पूछताछ करेगी, क्योंकि एक बड़ा मामला है। भ्रष्टाचार की नींव पर यह पूरी इमारत टिकी हुई थी। 9 इंच के पिलर पर 5 मंजिला अपार्टमेंट बनाकर तैयार किया गया था। कहीं ना कहीं एकाएक जब ये धराशायी हुआ, जिसमें तमाम लोगों के सपनों के जो आशियाने थे वो टूट गए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। अब देखना होगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ पुलिस किस तरीके से इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर थाना में एक और चौकी का हुआ उद्घाटन। एनसीपी नॉर्थ कासिम अब्बादी ने कहा कि पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी, चौकी पर आए फरियादियों की होगी सुनवाई। डीसीपी नॉर्थ ने तमाम बड़ी बातें कही। पुलिस चौकी मामा लाइन में नाम से हुई चौकी का उद्घाटन। डीसीपी नॉर्थ ने मामा लाइन चौकी का किया उद्घाटन। महिला डॉक्टर के खिलाफ जांच की याचिका खारिज। महिला डॉक्टर के खिलाफ हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। बीमार बेटी की देखभाल के लिए डॉक्टर ने मांगी थी छुट्टी न मिलने पर महिला डॉक्टर ने नौकरी से दिया था इस्तीफा। इस्तीफा देने पर डॉक्टर के खिलाफ हुई थी विभागीय कार्रवाई। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर प्रियंका, तो बीमार बेटी की देखभाल के लिए डॉक्टर ने छुट्टी मांगी थी, लेकिन छुट्टी ना मिलने पर महिला डॉक्टर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद इस्तीफे के बाद छुट्टी ना मिलने पर इस्तीफे के बाद
विभाग की तरफ से विभागीय कार्रवाई की गई। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर प्रियंका मेरठ में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान के अपमान का मामला। एक युवक ने छत पर राष्ट्रगान बजाकर किया अश्लील डांस का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल के बाद हिंदू समाज सेविकों ने जताया विरोध। 26 जनवरी को राष्ट्रगान पर अश्लील नृत्य करने का आरोप। थाने में प्रदर्शन के बाद अदनान नाम का युवक गिरफ्तार। रेलवे रोड थाना क्षेत्र में ईदगाह का बताया जा रहा है मामला। अब खबर संभल से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद। पुलिस पर किया हमला। नोटिस तामील कराने गए सिपाही को बेरहमी से पीटा। सरकारी कार्य की डाली बाधा डालने पर जमकर पीटा गया। पूर्व नगर पालिका सभासद नौशाद ने किया हमला। घायल सिपाही को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारपीट के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। सदर कोतवाली के पंचू सराय चौकी इलाके का ये पूरा मामला। तो घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मारपीट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सदर कोतवाली के पंजू सराय चौकी इलाके का ये पूरा मामला है। तो संभल से ये खबर दे रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद, पुलिस पर ही हमला बोल दिया। नोटिस तामील कराने गए सिपाही को बेरहमी से पीटा गया। सरकारी कार्य में बाधा डालने पर जमकर पीटा। तो पूर्व नगर पालिका सभासद नौशाद ने किया हमला। इसके बाद जो सिपाही वो बुरी तरह से घायल हो गया। बुलंदशहर में महिला बीडीसी हत्याकांड, पुलिस ने 12 घंटे में ही सनसनीखेज खुलासा कर दिया। इस दौरान एसएसपी श्लोक कुमार ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। बुलंदशहर में एक सनसनीखेज हत्याकांड देखने को मिला है, जहां पर एक महिला बीडीसी की हत्या उसी के सगे भतीजे ने सर में वार कर दी है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार सिंह हैं, उनसे समझेंगे। सर, ये एक चुनौती के रूप में बुलंदशहर पुलिस के साथ ये घटना हुई थी। सर, पुलिस ने कितने समय में इस घटना का खुलासा कर दिया है और किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था? आज सुबह 6 बजे थाना अगौता में ये जानकारी मिली थी कि एक महिला जो कि अगौता ब्लॉक की बीडीसी सदस्य हैं, उनकी बॉडी उनके घर पे मिली है। इस सूचना पर पुलिस टीम और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर जाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए और इस घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों को लगाया गया था, जिनके द्वारा सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम सागर है, उसे आज गिरफ्तार किया गया। सागर रिश्ते में मृतका का भतीजा लगता है और पूछताछ पे इसने ये बताया कि ये कुछ दिन पहले विदेश से लौटा था। इसके पास कुछ पैसे आए थे और इसके बाद फिर इसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई थी, जिस पर काफ़ी ये खर्च करता रहता था और इसको पैसों की निरंतर ज़रूरत रहती थी अपने शौक़ पूरे करने के लिए। उसी पैसों की आवश्यकता को देखते हुए इसे कल जब ये मालूम चला कि इसके ताऊजी घर पे नहीं है, एक शादी समारोह में गए हुए और इसकी ताई घर में अकेली है, तो ये छत के रास्ते अपनी ताई के कमरे में गया और उसके बाद उन पर वार करके हथौड़े से उनकी हत्या कर दी और उनके पहने हुए गहने वहाँ से चुरा ले गया। इसकी निशानदेही पर जो गहने इसने चुराए थे वो बरामद कर लिए गए। इसके ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स बरामद कर लिए गए हैं और वेपन ऑफ ऑफेंस वो बरामद कर लिया गया है। पूछताछ पे इसने ये बताया कि इसकी प्लानिंग ये थी कि जो गहने हैं उसको बेच करके ये फिर लद्दाख जाना चाहता था और इस घटना का अनावरण हमारी टीम द्वारा कुल 10 घंटे के अंदर कर लिया गया, जिसके लिए इस टीम को मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाए। बुलंदशहर पुलिस के एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने साफ तौर पर बताया कि जो हत्यारोपी है वो गहने बेच करके अपनी गर्लफ्रेंड के जो सब सपने थे उनको साकार करना चाहता था। बुलंदशहर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए परवेंद्र लोधी। और खबर वाराणसी से है, जहां पर बीएचयू में एक बार फिर से छेड़खानी का मामला। नेत्रहीन छात्रा के साथ की गई छेड़खानी। छात्रा ने बीएचयू प्रैक्टोलॉजिकल बोर्ड में न्याय की लगाई गुहार। बीएचयू कुलपति आवास के पास पर प्रदर्शन पर बैठी छात्रा। नेत्रहीन छात्रा के साथ छेड़खानी की गई। ये मामला बीएचयू से सामने आया है, जहां पर छात्रा ने बीएचयू
प्रोक्टोरियल बोर्ड में न्याय की गुहार लगाई है। बीएचयू कुलपति आवास के पास छात्रा प्रदर्शन में बैठी हुई है। तो लगातार इंसाफ की गुहार लगाते हुए छात्रा, तो एक बार फिर से छेड़खानी का मामला सामने आया। नेत्रहीन ये छात्रा थी जिसके साथ ये छेड़खानी की गई। रायबरेली से एक बार फिर रिश्तों को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां शराब के नशे में घर पहुंचे पति ने मामूली विवाद पर पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं घटना के बाद आसपास लोग पहुंचे और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक महिला ने दम तोड़ दिया था। बता दें कि पूरा मामला भदोखर थाना क्षेत्र के फेरू का पुरवा गांव का है। फिलहाल सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी की पति की तलाश शुरू कर दी है। मनीता 22 साल की एक लड़की को लेके आए थे उसके मायके के पक्ष के, और वो उसको यहाँ अमृत अवस्था में लाए थे। बता रहे थे कि उसके पति ने शायद मारा है। कहाँ से आए? ये थाना भदोकर और फेरू का पूर्वा गांव, थाना भदोकर। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।